नमस्कार, ज्ञान समग्र चैनल पर हिंदी क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें। यह टॉपिक अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत कक्षा 11वीं और 12वीं हिंदी एनसीईआरटी आधार पाठ्यक्रम में और ऐच्छिक पाठ्यक्रम में भी पढ़ने के लिए प्रस्तावित है। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि कहानी क्या है, नाटक क्या है, कहानी और नाटक में समानता क्या होती है, कहानी और नाटक में अंतर क्या होता है, और जब हम किसी कहानी को नाटक में बदलते हैं यानी किसी कहानी के आधार पर एक नाटक लिखते हैं तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि नाटक क्या है, यानी नाटक किसे कहते हैं। नाटक एक दृश्य विधा है जिसमें किसी कहानी के दृश्यों, पात्रों और संवादों के माध्यम से मंच पर एक निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किया जाता है। यानी जिस प्रकार कहानी है, निबंध है, कविता है, ये सब अलग अलग साहित्य की विधाएं हैं, ठीक वैसे नाटक भी एक साहित्य की विधा है। लेकिन साहित्य की जो अन्य विधाएं हैं वो पढ़ने वाली विधाएं, उनको पढ़ा जाता है, जबकि नाटक एक दृश्य विधा है, इसको देखा जाता है। तो नाटक क्या है? एक ऐसी दृश्य विधा है जिसमें किसी कहानी को दृश्यों और पात्रों के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत किया जाता है एक निश्चित समय के भीतर। तो ये होता है नाटक। अब दोनों विधाओं में कुछ समानता होती है, आइए उस समानता को समझते हैं। क्या क्या समानता है? पहली समानता तो है घटनाएं। कहानी में भी कुछ घटनाएं होती हैं, नाटक में भी घटनाएं होती हैं। कहानी में भी परिवेश यानी सिचुएशन होता है, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। नाटक में भी परिस्थितियां होती हैं। पात्र, कहानी में भी अलग अलग पात्र होते हैं, नाटक में भी पात्र होते हैं। कहानी में भी संवाद होते हैं, नाटक में भी संवाद होते हैं। कहानी में थोड़ा संवाद कम होता है, जबकि नाटक में पूरी तरह से संवाद ही संवाद होता है। कहानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहानीकार खुद वर्णन करता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पात्रों के बीच आपसी संवाद के माध्यम से भी कहानीकार प्रस्तुत करता है। कहानी का एक क्रमिक विकास होता है, तो कहानी का विकास कहानी में भी दिखाया जाता है। विकास का मतलब कहानी की शुरुआत होती है किसी एक पॉइंट से, फिर कहानी बीच में अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचती है, फिर वहां से क्लाइमेक्स से आगे बढ़ करके कहानी का एक समाधान होता है, कंक्लूजन होता है। इसी तरह से नाटक में भी, नाटक के सभी अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से एक कहानी चलती है। नाटक में भी एक कहानी चलती है, वो भी एक पॉइंट से शुरू होती है, बीच में क्लाइमेक्स आता है, उसके बाद फिर जो है एक निश्चित बिंदु पर जा करके नाटक के सारे सस्पेंस का समाधान होता है। तो ये क्रमिक विकास नाटक में भी देखने को मिलता है। द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब होता है टकराहट या संघर्ष। कहानी में भी पात्रों के दो अलग अलग वर्ग होते हैं और दोनों के बीच वैचारिक संघर्ष चलता है। शारीरिक संघर्ष भी हो सकता है जिसमें लड़ाई झगड़ा हिंसा ये भी हो सकता है कहानी में। नाटक में भी ऐसे ही एक नाटक का हीरो होगा यानी नायक होगा, और एक नायक के एंटी यानी एंटी हीरो होगा जिसको प्रतिनायक कहते हैं या खलनायक कहते हैं, वो होगा। दोनों के विचार अलग अलग होंगे, दोनों के विचारों में टकराहट चलेगा, दोनों के बीच में संघर्ष चलेगा, इसी को द्वंद्व कहते हैं। तो ये कहानी में भी ये द्वंद्व पाया जाता है, नाटक में भी ये द्वंद्व होता है। चरम उत्कर्ष, अपने चरम उत्कर्ष पर जाकर के, क्लाइमेक्स जिसको बोलते हैं, चरम उत्कर्ष पर जाकर के नाटक अपने समाधान की ओर बढ़ने लगता है। यानी कहानी में या नाटक में जो विषय रखा जाता है उस विषय में जो संघर्ष या वैचारिक तनाव है वो अपने चरम उत्कर्ष पे पहुंचता है और उसके बाद ही वहां से समाधान सामने प्रस्तुत होता है। ये चीजें कहानी में भी होती हैं, नाटक में भी होती हैं। अब देखते हैं कहानी और नाटक में अंतर क्या होता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न तो यही पूछा जा सकता है कि नाटक और कहानी में कौन कौन से तत्व समान होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। तो आइए अंतर समझते हैं। सबसे पहला अंतर तो यह है कि कहानी कही या पढ़ी जाती है। कहानी कहने या पढ़ने के लिए लिखी जाती है, जबकि नाटक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए लिखा जाता है।
ये बात अलग है कि नाटक एक बार लिख दिया गया तो हम पढ़ भी सकते हैं उसको, लेकिन नाटक को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य ये होता है कि इसको मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारी ऐसी बातें भी लिखता है जो मंच पर काम करने वाले पात्रों और डायरेक्टर के लिए उपयोगी होता है। नाटककार नाटक में ऐसी भी बहुत सारी बातों को लिखता है जो पढ़ने वाले के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाटक में जो रोल करेंगे, जो पात्र होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, जो टेक्नीशियन होंगे, उनके लिए उपयोगी चीज़ों को भी लिखता है, जिसको रंग संकेत, नाट्य संकेत या दृश्य संकेत बोलते हैं। अगला पॉइंट है, कहानी का संबंध केवल लेखक और पाठक से होता है, जबकि नाटक का संबंध लेखक और दर्शक के साथ तो होता ही होता है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक तीसरा पक्ष भी होता है जिसमें डायरेक्टर आता है और नाटक में रोल निभाने वाले अलग अलग पात्र और कलाकार आते हैं। तो ये डायरेक्टर और पात्र और कलाकार एक थर्ड पार्टी हो गए। कहानी में दो ही पक्ष होता है, एक तरफ लेखक होता है जो कहानी को लिखता है, दूसरी तरफ पाठक होता है जो कहानी को पढ़ता है। लेकिन नाटक में ऐसा नहीं है। नाटक में तीन पक्ष होते हैं, एक लिखने वाला, नाटक लिखने वाला, दूसरा नाटक को देखने वाला, और तीसरा पक्ष होता है जो उस नाटक को मंच पर प्रस्तुत करता है। और उसमें आते हैं डायरेक्टर, आते हैं नाटक के अलग अलग पात्र निभाने वाले जो कलाकार होते हैं वो आते हैं। तीसरा अंतर है, कहानी में पाठक या श्रोता के लिए कल्पना का अधिक अवकाश होता है, जबकि नाटक में दृश्य सामने होने के कारण दर्शकों के लिए कल्पना का अवकाश कम होता है। मतलब ये है कि जब आप कहानी पढ़ते हैं तो बीच में आप रुक रुक करके कहानी में जो घटना वर्णित है उस घटना को अपने दिमाग में सोचते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, अपनी कल्पना करते हैं। तो यहाँ कल्पना आप ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन नाटक में क्या है, आपकी आंखों के सामने नाटक प्रस्तुत हो रहा है, तो आपका दिमाग, आपकी आंख जो है उस नाटक के दृश्य को देखने में बिजी है। तो आप अलग से दिमाग में कुछ विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सीधे दृश्य आपके सामने है, तो आप अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते हैं या बहुत कम कर सकते हैं। तो कहानी पढ़ करके उसके बारे में कल्पना करने की गुंजाइश ज़्यादा होती है, लेकिन नाटक देखते समय उसके बारे में कल्पना करने की गुंजाइश कम होती है। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि कहानी में जो पाठक होता है उसका रोल ज़्यादा होता है कहानी को एंजॉय करने में, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी कल्पना शक्ति अलग अलग है। कोई ज़्यादा कल्पनाशील होता है, कोई कम कल्पनाशील होता है। तो जो ज़्यादा कल्पनाशील होगा वो कहानी को और अच्छी तरह से दिमाग में विजुअलाइज कर पाएगा, कल्पना कर पाएगा, तो वो ज़्यादा आनंद ले पाएगा कहानी का। जो कम कल्पनाशील है वो कम आनंद लेगा। लेकिन नाटक में ये चीज़ दर्शक की कल्पना शक्ति पर निर्भर नहीं होता है। ये चीज़ मंच पर जो पात्र हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो किस तरह से नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उस नाटक का कितना आनंद दर्शक को मिलेगा। इसलिए यहाँ पात्र और डायरेक्टर की भूमिका बढ़ जाती है नाटक में। चौथा अंतर है, चूंकि दृश्य का संबंध स्मृतियों से बहुत गहरा होता है, अतः नाटक को एक दृश्य माध्यम होने के कारण कहानी की अपेक्षा अधिक समय तक याद रखा जा सकता है। आप खुद सोचिए, जो चीज़ आप आंख से देखते हैं वो लंबे समय तक हमें याद रहता है, हमारे दिमाग में रहता है, टिकाऊ होता है। लेकिन जो चीज़ हमने केवल सुनी है या केवल किताबों में पढ़ी है वो जल्दी भूल जाता है। तो यही कारण है कि आप फिल्म देखते हैं, फिल्में ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं, लेकिन किताब में जो कहानी पढ़ते हैं वो जल्दी भूल जाती है। तो ये भी अंतर है कि कहानी कम समय तक याद रहती है, और कम समय तक याद रहती है तो मनुष्य के ऊपर उसका कम प्रभाव पड़ता है, जबकि नाटक का गहरा प्रभाव पड़ता है देखने वाले पर, और लंबे समय तक उसके स्मृति में या उसके याद में वो दृश्य बने रहते हैं। तो ये तो हो गया कहानी और नाटक में अंतर। अब मेन प्रश्न है कि कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, एक कहानी को नाटक में कैसे तब्दील करें। अब इसके कई चरण होते हैं। जब हम किसी कहानी को नाटक में लिखने जा रहे हैं, कहानी को नाटक के रूप में लिखने जा रहे हैं, तो उसके कई चरण होते हैं। पहला तो हमें नाटक में अलग अलग दृश्य होते हैं, क्योंकि मंच पर जो चीज़ दिखाई जाएगी, जो नाटक दिखाया जाएगा वो दृश्यों के माध्यम से ही दिखाया जाता है। एक बार एक दृश्य आप नाटक आपने देखा होगा, आपके स्कूल में नाटक मंच पर कोई प्रस्तुत किया गया होगा, या किसी मेले में आपने कोई नाटक देखा होगा जो मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। तो आपने देखा होगा मंच पर पर्दा होता है, एक दृश्य जब पर्दा उठता है तो हमें जो कुछ मंच पे दिख रहा होता है वो एक दृश्य है। जब दृश्य में बदलाव होगा तो पर्दा बंद होगा
और फिर फटाफट कलाकार सब मिल करके जो कुछ भी पर्दे के पीछे का दृश्य है उन सबको हटा करके, और मेज कुर्सी सामान जो कुछ भी उसको हटा करके एक नए तरह से उसको डेकोरेट करेंगे, सजाएंगे, तो फिर पर्दा खुलेगा तो एक नया दृश्य आपको लगेगा। जैसे एक दृश्य में गांव का दृश्य है, गांव में पंचायत बैठी हुई है, मुखिया बैठा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं, ऐसा दृश्य है तो गांव जैसा दृश्य है। दूसरे दृश्य में अगर पुलिस स्टेशन का दृश्य है जिसमें पुलिस कांस्टेबल बैठा हुआ है, इंस्पेक्टर बैठा हुआ है और अपराधी खड़ा है, अगर ये दृश्य है तो वहाँ पर्दा बंद होगा और सारी चीज़ों को हटा करके फटाफट जो है पुलिस स्टेशन वाला दृश्य क्रिएट किया जाएगा। तो ये अलग अलग दृश्य होते हैं। तो एक नाटक में ऐसे बहुत सारे दृश्य हो सकते हैं, 5, 6, 7, 8, कई बार 20-20 दृश्य होते हैं एक बड़े नाटक में। तो हम कहानी में सबसे पहले दृश्यों का चुनाव करते हैं और दृश्य बनाते हैं। उसके बाद उन दृश्यों में जितने भी पात्र शामिल होते हैं उन पात्रों का आपस में बातचीत होता है, संवाद होता है, तो संवाद लिखते हैं। इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कहानीकार वर्णन करता है, सिचुएशन के बारे में वर्णन करता है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह का सिचुएशन है, तो वो भी नाटक में दिखाया जाना होता है मंच पर। तो नाटककार इन वर्णनों को, इस परिवेश वर्णन को भी संकेतों के रूप में अपने नाटक में लिखता है, ताकि डायरेक्टर को, जो मंच पर नाटक को प्रस्तुत करेगा जो डायरेक्टर, उसको पता चल सके कि किस तरह की परिस्थितियां हमें मंच पर दिखानी है। उसी हिसाब से मंच सज्जा वगैरह तैयार की जाती है, साउंड इफेक्ट, लाइट इफेक्ट, ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। और साथ में चरित्र चित्रण, कहानी में क्या होता है, अलग अलग पात्रों के बारे में विस्तार से कहानीकार बताता है कि ये पात्र जो है इसकी सोच क्या है, इसकी विचारधारा क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये सब बताता है। नाटक में किसी पात्र के बारे में उसकी सोच, उसकी विचारधारा, ये सब विस्तार से नहीं बताई जा सकती है। ये कैसे बताया जा सकता है, पात्रों के जो डायलॉग होंगे उन डायलॉग को ही इस तरह से लिखा जाएगा, या डायलॉग को बोलने का जो तरीका होगा वो इस तरह से प्रस्तुत किया जाएगा कि उसको देख कर ही, उसको सुन कर ही दर्शकों को ये पता चल जाए कि ये क्रोधी स्वभाव का है, ये दयालु स्वभाव का है, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है। यानी स्वभाव, मनोभाव, इन सब चीज़ों के बारे में कहानीकार तो कहानी में खुद वर्णन करता है, लेकिन नाटक में ऐसा नहीं है, कोई वर्णन नहीं करेगा मंच पर किसी पात्र के बारे में, तो उसमें पात्रों के संवादों के माध्यम से ही इसको एडजस्ट किया जाता है। ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर में ये पूछेगा कि किसी कहानी को नाट्य रूपांतरण कैसे करें, तो आपको संक्षेप में लिखना है। हम यहाँ विस्तार से आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आपको संक्षेप में लिखना है। कैसे संक्षेप में लिखना है वो देखते हैं। अगर आपको ये प्रश्न आता है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, तो आप सबसे पहला लिखेंगे दृश्य निर्माण। उसमें 2 पॉइंट लिखेंगे, कहानी की विस्तृत कथा वस्तु को सामने रखते हुए घटनाओं की पहचान करें। कथा वस्तु उन घटनाओं का लेखा जोखा होता है जो कहानी में घटती हैं। पहला काम ये करते हैं कि पूरी कहानी को पढ़ते हैं और कहानी में जो कथा वस्तु है उस कथा वस्तु में से घटनाओं को चुन चुन करके अलग करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। अब कथा वस्तु किसे कहते हैं, एक कहानी में जितनी भी घटनाएं होती हैं उन सभी घटनाओं को मिला करके कहानी की कथा वस्तु कहते हैं। तो उन सारी घटनाओं को चुन करके हम अलग अलग कर लेंगे। दूसरा स्टेप क्या होता है, समय और स्थान के आधार पर घटनाओं को विभाजित करके दृश्य निर्माण करें। उन घटनाओं में से कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जो एक समय पर एक स्थान पर हो रही हैं। तो जब कोई एक घटना एक समय में एक स्थान पर घटित होती है तो उसको एक दृश्य कहते हैं। अगर इनमें से कुछ भी बदल गया, यानी समय बदल गया तो दृश्य बदल गया, या समय वही है, घटना वही है, लेकिन स्थान बदल गया, दृश्य बदल गया। अगर स्थान वही है, घटना वही है, समय बदल गया तो भी दृश्य बदल जाएगा, या समय स्थान वही है, घटना बदल गई तो भी दृश्य बदल जाएगा। यानी ये 3 चीजें एक जैसी अगर हैं, एक हैं, तो उसको एक दृश्य कहेंगे, समय, स्थान और घटना यानी एक्टिविटी। तो एक समय में एक ही स्थान पर एक लगातार चलने वाली एक्टिविटी को एक दृश्य कहते हैं। तो ऐसे दृश्यों को हम छांट छांट करके अलग करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे क्रम से, दृश्य संख्या 1, दृश्य संख्या 2, दृश्य संख्या 3, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3। तो ये हो गया दृश्य निर्माण। अब दृश्य निर्माण करते समय दृश्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आपको विस्तार से लिखने की जरूरत नहीं, वो हम आपको बता रहे, उसमें से अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर केवल इतना क्वेश्चन पूछता है कि कहानी को नाट्य रूपांतरण कैसे करें, तो आप दृश्य निर्माण उसके बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे।
उसके बाद संवाद लेखन, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद परिस्थिति और परिवेश वर्णन, उसके बारे में 2 पॉइंट, और इसके बाद चरित्र चित्रण, उसके बारे में 2 पॉइंट। यानी 4 हमने चरण, जो 4 स्टेप बताए, उन चारों के बारे में आप 2-2 पॉइंट लिखेंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ एक एक को विस्तार से समझा रहे हैं। जैसे दृश्य निर्माण पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाट्य रूपांतरण में दृश्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो अगर प्रश्न केवल दृश्य के बारे में स्पेशली पूछ रहा है कि नाट्य रूपांतरण में दृश्य की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे कि दृश्य का कहानी के विकास में योगदान होना चाहिए और वह अनावश्यक प्रतीत नहीं होना चाहिए। एक नाटक में जितना भी दृश्य हम शामिल करते हैं, उन सभी दृश्यों का नाटक की कहानी को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, योगदान होना चाहिए। दृश्य कहानी के विकास क्रम में किसी खास उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। यानी हर दृश्य के पीछे कुछ खास उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य कहानी के विकास क्रम को आगे बढ़ाना हो, चाहे अगले दृश्य के बैकग्राउंड के रूप में हो, या आगे कोई घटना होगी उस घटना के पृष्ठभूमि के रूप में हो। तो हर दृश्य का कुछ न कुछ उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक दृश्य का आदि, मध्य और अंत सुगठित होना चाहिए। जिस प्रकार पूरे नाटक का अपना एक आदि होता है, मध्य होता है और अंत होता है, वैसे नाटक की प्रत्येक सीन का भी, प्रत्येक दृश्य का भी एक आदि, मध्य और अंत होता है। यानी यूं कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक पूरा नाटक होता है, वैसे नाटक का हर सीन भी एक छोटा नाटक है, एक लघु नाटक है। तो इन्हीं लघु नाटकों से मिल करके एक बड़ा नाटक बनता है। तो ये सुसंगठित होना चाहिए। दृश्य कथानक को आगे बढ़ाने वाला, कथानक को मतलब कहानी को आगे बढ़ाने वाला, और संवादों के माध्यम से पात्रों और परिवेश को स्थापित करने वाला होना चाहिए। कहानी में जो पात्र हैं और जो परिवेश का वर्णन, जो सिचुएशन का वर्णन लेखक ने किया है, वो सब चीजें नाटक में दृश्यों के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती हैं। दृश्यों में ही पात्र होते हैं और दृश्यों के माध्यम से भी सिचुएशन को भी दिखाया जाता है कि कौन सा, किस तरह का सिचुएशन है। तो ये सब दृश्य में शामिल होनी चाहिए। दृश्य में अगले दृश्य की भूमिका होनी चाहिए। एक दृश्य जो आप सामने रख रहे हैं, तो उसके अगला वाला जो दृश्य होना चाहिए वो पिछले दृश्य में उसकी भूमिका बन जानी चाहिए। ये सब दृश्य की विशेषताएं हैं। तो ये सब तब विस्तार से आप लिखेंगे जब केवल स्पेशली दृश्य से क्वेश्चन पूछा जाए कि नाट्य रूपांतरण में दृश्य की क्या विशेषता होती है, तब आप इन पॉइंट्स को लिखेंगे। अब देखिए, कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, इसमें दूसरा चरण होता है संवाद लेखन। इसके बारे में आपको 2 पॉइंट लिखना है। पहला तो ये कहानी के संवादों को अलग अलग दृश्यों के हिसाब से अलग अलग इकट्ठा करना। कहानी में भी संवाद होते हैं, और चूंकि उसी कहानी को आप नाटक में बदल रहे हैं, नाट्य रूपांतरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो कहानी में ऑलरेडी संवाद दिए गए हैं, उन संवादों को आप इकट्ठा कर लेंगे, और जो हमने नाटक में अलग अलग दृश्य बनाए हैं, सीन बनाए हैं, उन सीन के हिसाब से उन संवादों को अलग अलग बांट लेंगे, अलग अलग हिस्से में अलग अलग सीन के हिसाब से बांट लेंगे। दूसरा काम क्या करते हैं, यदि संवाद दृश्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने और उसके क्रमिक विकास के लिए पर्याप्त नहीं है, तो जरूरी संवाद को लिखा जाए। कई बार ऐसा होता है, कहानी में सारी बात जो है वो संवादों के माध्यम से कहानीकार नहीं कहता है, कुछ अपने तरफ से वर्णन करता है कहानी में, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कहानी के पात्र आपस में संवाद के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। तो कोई सीन ऐसा है जिसमें कहानी में बहुत कम संवाद हैं, लेकिन वो पूरा सीन आपको दिखाना है नाटक पर, तो संवाद कम लग रहे हैं, तो आपको नए संवाद लिखने पड़ेंगे। तो ये 2 पॉइंट है संवाद लेखन में। अब यहाँ संवाद की भी विशेषता होती है। तो अगर आपको केवल क्वेश्चन ये पूछता है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण कैसे करें, तो उसमें 2 पॉइंट तो आपने लिख दिया दृश्य निर्माण से, 2 पॉइंट आपको ये लिख देना है संवाद लेखन से। लेकिन अगर केवल ये क्वेश्चन पूछता है कि नाट्य रूपांतरण में संवादों की क्या विशेषता होती है, तो संवाद के बारे में थोड़ा और जान लीजिए, क्या विशेषता होनी चाहिए। नए जो लिखे जाने वाले संवाद होते हैं, उनकी पहली विशेषता तो ये होती है कि वो जो कहानी में पहले से जो संवाद हैं उनके साथ मेल उनका खाना चाहिए, मैचिंग के होने चाहिए। दूसरी विशेषता संवाद की ये होती है कि कहानी को आगे बढ़ाने वाले होने चाहिए, यानी संवाद निरर्थक नहीं होनी चाहिए, बेकार नहीं होनी चाहिए,
हर संवाद इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए ताकि उसको अगर निकाल दिया जाए तो कुछ न कुछ अधूरा लगे, कुछ न कुछ गैप मालूम पड़े। तो ऐसे संवाद होने चाहिए जिनका अनिवार्य रूप से होना जरूरी हो। अनावश्यक प्रतीत नहीं होने चाहिए संवाद, और संवाद छोटे, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए। कहानी में पात्रों के संवाद लंबे भी हो सकते हैं, क्योंकि कहानी को पाठक पढ़ता है तो उसमें लंबे भी रहेंगे संवाद, तो कोई दिक्कत नहीं, पाठक रुक करके समझ लेगा। लेकिन नाटक में अगर लंबे लंबे संवाद होंगे तो जो नाटक के जो कलाकार जो उन संवादों को बोलेंगे मंच पर, उनके लिए बहुत दिक्कत होगी, याद करने में उन संवादों को दिक्कत होगी, और लंबे लंबे संवाद बोलेंगे तो बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए संवाद छोटे होने चाहिए, प्रभावशाली, मीनिंगफुल होने चाहिए, और बोलचाल की भाषा में होनी चाहिए, ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ ये आम लोग हैं, हमारे ही बीच की ये पात्र हैं जो बोल रहे हैं मंच पर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं और बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जो दर्शकों को आसानी से समझ में आए। इस तरह के संवाद होनी चाहिए। तीसरा चरण जो है नाट्य रूपांतरण का, वो ये है परिवेश वर्णन संबंधी टिप्पणियों का समायोजन। कहानी में कहानीकार बहुत सारे सिचुएशंस का वर्णन करता है। जैसे गांव का कोई दृश्य है तो उसका वर्णन करता है कि मुखिया जी जो है ऊंचे आसन पर विराजमान थे, उनके अगल बगल दो व्यक्ति लाठी लेकर के खड़े थे, दर्शक जो है जमीन पर बैठे हुए थे, और रामू और श्यामू अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए उनके दोनों तरफ दाएं और बाएं बैठे हुए थे। तो अब ये जो मुखिया जी का जो पूरा दृश्य है, ये क्या है, सिचुएशन है, ये एक परिवेश का वर्णन है। अब इस परिवेश को नाटक में दिखाना है तो ये संवाद के माध्यम से, या नाटक में कोई वर्णन तो करेगा नहीं कि ऐसा ऐसा दृश्य, उसको नाटक पे तो दिखाना है। तो दिखाने के लिए मंच पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं, मंच की सजावट ऐसे करते हैं, मंच को इस तरह से सजाते हैं ताकि वहाँ दोनों तरफ बैठने की जगह हो, सामने आसन हो जिस पर मुखिया बैठेगा, ये सब चीज़ हो। तो ये जो मंच सज्जा है, इसको भी नाटककार अपने नाटक में जगह जगह निर्देशित करता है, ब्रैकेट में लिखता है। इसी को कहते हैं दृश्य संकेत। इसी तरह से पात्रों के बारे में भी कुछ विवरण कहानीकार देता है। जैसे किसी पात्र के बारे में, उसका हाव भाव क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो मन में क्या सोच रहा है, इन सब चीज़ों को विस्तार से कहानीकार अपने पात्रों के बारे में वर्णन करता है। लेकिन मंच पर पात्रों के बारे में कोई दूसरा कोई वर्णन तो करेगा नहीं। तो पात्रों के बारे में जो हाव भाव स्वभाव है, उसको भी कहीं न कहीं या तो मंच सज्जा के माध्यम से दिखाएंगे, या तो संवादों के माध्यम से दिखाएंगे, या म्यूजिक का कुछ इफेक्ट वगैरह डाल करके, लाइट और साउंड इफेक्ट डाल करके दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए नाटककार अपने नाटक में संकेत लिखता है, इसको रंग संकेत बोलते हैं। इसके बारे में आप 2 पॉइंट लिख देंगे। कहानी में परिवेश और परिस्थितियों से जुड़ी विवरणात्मक टिप्पणियों का सबसे पहले विश्लेषण करते हैं। उसके बाद विवरणात्मक टिप्पणी यदि परिवेश के बारे में है तो उसे मंच सज्जा या पार्श्व संगीत के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए जो नाटककार होता है वो नाटक में पर्याप्त संकेत या दृश्य संकेत देता है। ये आपको 2 पॉइंट लिखने हैं। एक तीसरा और पॉइंट है कि विवरण यदि पात्रों की क्रियाओं, स्वभाव या मनोभाव के बारे में है तो उसे या तो अभिनय के अंतर्गत शामिल करेंगे, या तो पात्रों का संवाद इस तरह से लिखेंगे ताकि संवाद से पता चल जाए कि उस पात्र का क्या स्वभाव है, और पात्र के मनोभाव कैसे हैं, यानी अपने मन में वो क्या सोच रहा है। इसको मंच पर प्रस्तुत करने के लिए स्वगत कथनों का सहारा लिया जाता है। जैसे कहानी में कहानीकार क्या करता है, किसी पात्र के मन के बारे में वर्णन करता है कि वो मन में क्या सोच रहा है। लेकिन नाटक पर हम कैसे दिखाएंगे, नाटक में मंच पर कैसे दिखाएंगे कि पात्र क्या सोच रहा है। तो इसके लिए एक तकनीक इस्तेमाल किया जाता है जिसको स्वगत कथन कहते हैं। पात्र जो है मंच पर एक किनारे जा करके सोचने का अभिनय करेगा, नाटक करेगा, और पीछे से, पर्दे के पीछे से जो जो सोच रहा है वो आवाज़ आएगी, जैसे कोई पीछे से बोल रहा हो। तो इससे दर्शकों को पता चल जाता है कि वो पात्र अपने मन में ये चीज़ें सोच रहा है। तो ये सब चीज़ें नाटककार अपने नाटक में ब्रैकेट में लिखता है, और इसी आधार पर जो डायरेक्टर और नाटक में पात्र जो होते हैं वो उसको अभिनय में शामिल करते हैं। अब आइए देखते हैं चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण कहानीकार के लिए तो आसान है, वो शब्दों में वर्णन करके अलग अलग पात्रों का चरित्र चित्रण कर देगा। चरित्र कहते किसको हैं, जैसे एक कहानी में राम, श्याम, मोहन, ये अलग अलग पात्र हैं। तो उसमें से राम जो है
फैक्ट्री का मालिक बना हुआ है, श्याम जो है वो किसान बना हुआ है, एक भिखारी बना हुआ है। ये जो भिखारी है, किसान है, फैक्ट्री मालिक है, ये सब अलग अलग चरित्र हैं और इन सबका सोचने का तरीका अलग होगा, सबका स्वभाव अलग होगा, सबकी विचारधारा अलग होगी, सबका मनोभाव अलग होगा। तो इन सब चीज़ों को भी मंच पर नाटक के माध्यम से दर्शकों को दिखाना है। तो कहानी में तो आसान है, कहानीकार जो है शब्दों में वर्णन कर देता है, लेकिन मंच पर जो है इसको शब्दों में कोई वर्णन करेगा नहीं, तो इसको कई अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। तो चरित्र चित्रण कैसे करते हैं इसको देखिए। कहानी में वर्णित पात्रों को चरित्र के अनुरूप मंच पर प्रस्तुत करने के लिए उचित वेश सज्जा या कस्ट्यूम का उपयोग करते हैं। इसी तरह से रूप सज्जा या मेकअप आदि का उपयोग किया जाता है, जो प्रायः निर्देशक के हिस्से का काम है, पर नाटक लेखक भी आवश्यक संकेत दे सकता है। ये नाटक लिखने वाले का दायित्व नहीं होता है, ये डायरेक्टर का दायित्व होता है, जो कस्ट्यूम और मेकअप से रिलेटेड काम होता है। लेकिन कई बार इसके बारे में नाटककार भी अपने नाटक में आवश्यक संकेत दे देता है। दूसरी चीज है, संवादों में पात्रानुकूल भाषा या शब्दावली का प्रयोग करके भी चरित्र चित्रण को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ये नाटककार का काम है। नाटककार जो अलग अलग पात्रों का जो संवाद लिखता है, वो संवाद इस तरह से लिखता है, इस तरह की भाषा और शब्दावली चयन करता है कि जो संबंधित पात्र के चरित्र को अच्छी तरह से उभारे। जैसे कोई रिक्शे वाला है किसी नाटक में, तो रिक्शे वाले की भाषा जो है उसकी और एक फैक्ट्री मालिक है, दोनों की भाषा एक जैसी नहीं रहेगी, दोनों की शब्दावली एक जैसी नहीं रहेगी। अब रिक्शे वाले की भाषा जो है वो टपोरी लैंग्वेज होगा, तेरे को, मेरे को, अपन को ये मांगता, अपन को वो मांगता, इस तरह का शब्द होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये अनपढ़ गंवार या रिक्शे वाला है या टपोरी है। लेकिन वहीं जब फैक्ट्री मालिक बात करेगा तो उसकी भाषा में थोड़ा अंग्रेजी के शब्द भी होंगे, थोड़ा शुद्ध वाक्य विन्यास होगा, ये सब चीज़ें होंगी। तो संवादों के माध्यम से भी अलग अलग पात्रों को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये गांव का आदमी है, ये शहर का आदमी है। ये अलग अलग जो चरित्र के हिस्से हैं उसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है संवाद के माध्यम से। तो ये संवाद पात्रानुकूल होना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के 4 स्टेप हैं कहानी को नाट्य रूपांतरण करने के, जिनमें पहला स्टेप आपको बताया दृश्य का निर्माण, उसमें 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। उसके बाद संवाद लेखन, उसमें भी 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद विवरणात्मक टिप्पणियों या परिवेश एवं विवरणात्मक टिप्पणियों को नाटक में समायोजन, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद चरित्र चित्रण, इसमें भी 2 पॉइंट लिखने हैं। तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा 3 नंबर के लिए कि किसी कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करना है। अब हमने बताया कि इसमें से बीच बीच से 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं। वो ये बन सकता है कि कहानी में नाट्य रूपांतरण में दृश्य रचना की क्या विशेषता होती है या दृश्य रचना कैसी होनी चाहिए। तो इसको हमने हालांकि समझा दिया है, लेकिन एक बार फिर से आप सरसरी तौर पर देख लीजिए। नाटक में दृश्यों के माध्यम से ही पूरी कहानी को प्रस्तुत करते हैं, अतः दृश्यों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिनमें कहानी की पूरी कथा वस्तु शामिल हो सके। दूसरा पॉइंट है, दृश्यों की संख्या पर विचार करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि कोई भी दृश्य अनावश्यक न हो। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक दृश्य के पीछे एक खास उद्देश्य होना चाहिए। ये पहले भी हमने बता दिया कि जो कहानी में विकास क्रम को आगे बढ़ाने वाला हो। प्रत्येक दृश्य का आदि, मध्य और अंत सुगठित होना चाहिए। दृश्य कथानक को आगे बढ़ाने वाला हो और संवाद और मंच सज्जा के माध्यम से पात्रों तथा परिवेश को स्थापित करने वाला हो। प्रत्येक दृश्य में अगले दृश्य की भूमिका निहित होनी चाहिए। प्रत्येक दृश्य में पात्रों की उपस्थिति आवश्यकता के अनुरूप ही होनी चाहिए, अनावश्यक पात्रों की भीड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी दृश्य में। तो ये हो गया नाटक में दृश्यों की रचना कैसे हो, या यूं आप कह सकते हैं कि नाट्य रूपांतरण में दृश्य रचना की महत्वपूर्ण बातें या दृश्य रचना की विशेषताएं। अब अगला प्रश्न इसमें से क्या पूछा जा सकता है कि नाट्य रूपांतरण में संवादों की क्या भूमिका होती है या संवाद का नाट्य रूपांतरण में क्या महत्व होता है। तो उसको भी देख लीजिए। कहानी में नाटक के विकास में संवादों के साथ साथ लेखक द्वारा प्रस्तुत विवरणों का भी योगदान होता है, जबकि नाटक में पूरी कथा संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ती है। तो पहला महत्व तो यही है कि पूरा नाटक संवादों के माध्यम से ही आगे बढ़ेगा, जबकि कहानी में
कुछ संवाद होते हैं और कुछ कहानीकार के द्वारा वर्णित वर्णन होते हैं। दूसरा जो महत्व यह है कि कहानी में लेखक द्वारा वर्णित अंश को नाटक में प्रस्तुत करने के लिए आवश्यकता अनुसार नए संवादों का लेखन करना पड़ता है। कहानी का जब नाट्य रूपांतरण करते हैं तो वो हिस्सा जिसको कहानीकार ने कहानी में खुद वर्णन किया है उसको भी नाटक में दिखाने के लिए हम उसकी जगह पर संवाद लिखते हैं, नए संवाद लिखते हैं। कहानी में दिए गए परिवेश और परिस्थितियों संबंधी विवरण को भी कई बार संवादों के माध्यम से समायोजित किया जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्णन होते हैं कहानी में जो परिस्थितियों को डिस्क्राइब करते हैं या परिवेश को बताते हैं, तो उसको भी हम संवादों के माध्यम से ही नाटक में दिखाते हैं। कभी कभी मंच सज्जा और मेकअप के द्वारा भी दिखाते हैं, लाइट और साउंड इफेक्ट के माध्यम से भी दिखाते हैं, लेकिन ज़्यादातर संवादों के माध्यम से ही समायोजित किया जाता है। पात्र और परिस्थितियों के अनुरूप भाषा और शब्द चयन के माध्यम से संवाद पात्रों के चरित्र चित्रण में भी योगदान देते हैं। यानी संवाद केवल कहानी को ही आगे नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि अलग अलग जो पात्र हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई गांव वाला है, कोई शहर वाला है, ठीक है, कोई रिक्शे वाला है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, तो ये जो अलग अलग तरह के चरित्र होते हैं पात्रों के, उन चरित्रों को भी उभारने में ये संवाद काम करते हैं। जैसे कोई अनपढ़ है, उसकी भाषा उसके शब्द अलग होंगे, जो पढ़ा लिखा है उसकी भाषा उसके शब्द अलग होंगे उसके संवाद के। तो ये जो अलग अलग संवाद हैं वो मदद करता है अलग अलग पात्रों के चरित्र को डिफ्रेंशिएट करने में, अलग अलग करने में। जैसे साक्षर, निरक्षर, मजदूर, मालिक, ये सब की अलग अलग भूमिका होती है और इसीलिए इनके संवादों में जो शब्द होते हैं वो शब्द चयन भी अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया संवादों का महत्व। अब देखिए नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां, अंतिम प्रश्न इसमें से पूछ सकता है कि कहानी को नाटक में बदलने की क्या चुनौतियां हैं या नाट्य रूपांतरण की क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली मुश्किल तो ये है कि कहानी के वर्णन प्रधान अंशों को नाटक में मंच पर प्रस्तुत करने के लिए नए संवाद लिखने पड़ते हैं। केवल कहानी के संवादों से नाटक पूरा नहीं हो सकता, उसमें नए संवाद लिखने पड़ते हैं। इसी तरह मंच पर ऐसे दृश्यों को प्रस्तुत करने की मुश्किल होती है जिनमें संवाद नहीं होते हैं, केवल पात्रों के मनोभाव और अंतर्द्वंद का वर्णन होता है। कहानी में कई बार कहानीकार किसी पात्र के मन की बातों का वर्णन करता है, उसके मन में कोई द्वंद्व चल रहा है कि क्या करें क्या ना करें, तमाम सारी चीज़ें सोच रहा है। अब जो मन में पात्र सोच रहा है उसको मंच पर कैसे दिखाया जाए नाटक पर, ये बड़ी मुश्किल होती है। तो इसके लिए अलग अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगली चुनौती क्या है? मंच पर ऐसे दृश्यों की प्रस्तुति जिनमें लगातार स्थान परिवर्तन हो रहा है। कहानी में कई बार जो है कुछ ऐसे दृश्यों की कल्पना कहानीकार कर लेता है जिसमें स्थान लगातार बदलता है। जैसे कोई पुलिस है, वो अपराधी को दौड़ा रहा है, लगातार दौड़ा रहा है, अपराधी जो है वो एक छत से दूसरे छत पर कूद करके भाग रहा है, सड़क पर दौड़ रहा है, खेत में दौड़ रहा है, तमाम अलग अलग जगह दौड़ रहा है। कहानी में तो इसको आसानी से लिख दिया कहानीकार ने। इसी को अगर फिल्म में दिखाना हो तो फिल्म में भी आसान है, लेकिन मंच पर इसको कैसे दिखाएंगे? मंच पर वो चोर अगर भाग रहा है और पुलिस दौड़ा रही है, एक छत से दूसरे छत पर चोर कूद रहा है, कभी खेत में भाग रहा है, कभी गली में भाग रहा है, तो मंच पर ये सब सीन दिखा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। ये सब चुनौतियां हैं। अगली चुनौती है कि लेखक द्वारा परिवेश के विवरणों और परिस्थितियों संबंधित टिप्पणियों को दृश्यों में ढालने की चुनौती। लेखक कहानीकार जो है अपने कहानी में जिस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है वो सारे सिचुएशन को मंच पर ढालना बहुत मुश्किल होता है। लिखना तो आसान है, वो तो वर्णन करके लिख देगा, लेकिन मंच पर हर चीज़ को लाना, मंच एक छोटी सी जगह होती है और एक साथ पूरे नाटक को खेला जाता है, दर्शक ठीक सामने होते हैं। कोई सिनेमा जैसा रिकॉर्डेड चीज़ तो है नहीं कि अलग अलग जगह शूटिंग करके और एडिट करके एक साथ जोड़ दिया गया, वो सीधे दिखाना पड़ता है। तो मंच पर सारे अलग अलग सिचुएशंस को क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल होता है। पात्रों के चरित्र, स्वभाव, मनोभाव आदि अमूर्त बातों को मंच पर प्रस्तुत करने की बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो पात्र अपने मन में सोचते हैं, जो पात्रों का स्वभाव होता है, जो मानसिक क्रियाएं या मानसिक द्वंद्व होता है, मानसिक संघर्ष होता है, उन चीज़ों को मंच पर दिखाना बहुत ही मुश्किल काम पड़ता है। उसके लिए अलग अलग तकनीकी का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हमने बताया स्वगत कथन क्या होता है, तो इस तरह से उसको दिखाया जाता है। तो ये सब हो गए नाट्य रूपांतरण की चुनौतियाँ।
इसको एक दो बार आप पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जाएंगे वो हमने बता दिया। सबसे पहला तो ये, नाटक और कहानी में समानता क्या है, नाटक और कहानी में अंतर क्या है, किसी कहानी को नाटक में बदलने के लिए किन बातों का ध्यान रखा जाता है। उसमें 4 चरण हैं, चारों चरणों से संबंधित 2-2 पॉइंट आप लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस टॉपिक के बीच से प्रश्न उठा सकता है कि नाट्य रूपांतरण में दृश्य की क्या रचना होती है या दृश्य की क्या विशेषता होती है, या नाट्य रूपांतरण में संवादों का महत्व क्या होता है या संवाद की विशेषता क्या होती है। और अंतिम प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है कि नाट्य रूपांतरण की चुनौतियां कौन कौन सी हैं। तो ये सब विस्तार से हमने बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा इसको समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।